नाज़रीन, एक टाइम आएगा कि इजराइल अपने ही बोझ तले दब जाएगा। जिस तरह से इजराइल मुसलसल एस्केलेशन करता चला जा रहा है, जिस तरह एक के बाद एक जंग छेड़ता चला जा रहा है, इस तरह कोई एंटिटी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। और देखिए, एक के बाद एक जंग छेड़कर और मुसलसल सिविलियंस को मारकर इजराइल चाहता क्या है, एंड गेम यहां पर क्या है। देखें, क्या सारी दुनिया और दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो इसी तरह से उनका बिहेवियर भी यही है, क्या उनकी डॉक्ट्राइन भी यही है, मुसलसल सिविलियंस को मारना, मुसलसल जब जंगे करना। तो जिस रास्ते के ऊपर इजराइल है, वो रास्ता तबाही का रास्ता है, और वो तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में तो आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो तबाही खुद इजराइल के लिए आनी है। कोई भी मुल्क अपने आप को मुसलसल जंगों में नहीं रख सकता है। और इस वक्त जिस तरह से इजराइल की इकॉनमी डैमेज हो रही है, जिस तरह उनकी सोसाइटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिस तरह उनकी आर्मी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, अभी तक उनका किसी भी एक स्टेट से भी सामना नहीं हुआ है। ये जो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बहुत ही गेम चेंजर इत्तेहाद है। और इजराइल जाहिर है कि एक एरोगेंस के अंदर मुब्तला है। तो ये जो उसने अमेरिका के ऊपर वो इतना उसके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला रहा है ना, और इतनी ज्यादा एरोगेंस दिखा रहा है, उसको अंदाजा भी नहीं अगर अमेरिका ने थोड़ा सा हाथ भी यहां से पीछे खींच लिया किसी भी वजूहात पर, गो कि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन दुनिया बदल रही है ना अजल से अमेरिका इनका इत्तेहादी था, ना अब तक जो है वो उसने रहना है, ना उसका अपना एम्पायर अब तक जो है वो कोई रहना है। तो थोड़ा सा अमेरिका ने अगर हाथ पीछे किया तो फिर इस इजराइल के साथ क्या होगा, जो सबके साथ जब दुश्मनी मोल ले बैठा है। इस तरह से कोई एंटिटी जब सर्वाइव नहीं कर सकती। ये मुसलसल जो एस्केलेशन है, यही असल में जो वो उसका इख्तिताम है। अच्छा, तो एक के बाद एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, और इसी दरमियान एक चीज मैं आपके साथ अगेन शेयर कर दूं कि बहुत सारे लोग जो है नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि फलां आपका चैनल है, फलां आपका चैनल है। हमारा कोई चैनल नहीं है, हमारा सिर्फ आरपी प्रोडक्शंस, सिर्फ यही चैनल है। और बाकी किसी चैनल पर क्या लगाया जा रहा है, उसको किस अंदाज में प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरपी प्रोडक्शंस जो है वो उस पर देख सकते हैं। गल्फ और चाइना ये करीब आ रहे हैं। जो पैरेलल रास्ता है वो तो यही है ना, एक अमेरिकन कैंप है और एक चाइनीज कैंप आप कह सकते हैं इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जिसमें ब्रिक्स है, जिसमें चाइना के इत्तेहादी हैं। तो अमेरिका से शिफ्ट जो है वो हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा है वो एक ब्रिज है टुवर्ड्स चाइना तक। एक तो यह है ना कि अरब और अजम का इत्तेहाद हो रहा है, दूसरा यह है कि ये एक ब्रिज है चाइना तक, क्योंकि इस रीजन में सबसे बड़ा जो पार्टनर है चाइना का वो पाकिस्तान है। और ऑलरेडी चाइना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगा चुका है जिसकी ऑफर वो असल में सऊदी अरेबिया को कर रहा है। चाइना की जानिब से सऊदी अरेबिया को ऑफर की जा रही है कि हम न्यूक्लियर यूनिट्स जो है वो वहां पर लगा सकते हैं। अब खबर यह है कि कतर जो है वो चाइनीज वेपन्स, चाइनीज सिस्टम्स, उनका एयर डिफेंस वो खरीद सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके पास थार्ड भी है, उनके पास पेट्रियाट भी है, उनके पास अपनी एयरफोर्स भी है, उनके पास सेंटकॉम वहां पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अब वो मुतमईन नहीं है। तो चाइनीज वेपन खरीदने का मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, और जाहिर है कि ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। यहां पर तो अमेरिका सारी जंग लड़ ही इसलिए रहा है कि यहां से चाइना आउट किया जाए। तो यही आप देखिए कि उनकी फुलिश पॉलिसी के उनकी पॉलिसी के नतीजे में चाइना आउट नहीं हो रहा है, बल्कि चाइना इन हो रहा है। इसलिए जैक सल्वन ने अभी लिखा है कि ये एक ऐसी वॉर है जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ और इवन इजरायली इंटरेस्ट के भी खिलाफ है। तो जनाब अली, कतर और सऊदी अरेबिया मजीद वेपन्स खरीदने जा रहा है, लेजर गाइडेड सिस्टम वो खरीदने जा रहा है। सऊदी अरेबिया गल्फ का वो पहला कंट्री है जो कई साल पहले एक मिसाइल सिस्टम जब वो खरीद चुका है, ठीक है ना, एक मिसाइल सिस्टम वो चाइना से खरीद चुका है अमेरिकी मुखालफत के बावजूद। तो अब वो मजीद वेपन्स वो चाइना से खरीदने जा रहा है। तो अब ये तमाम मुल्क जो हैं वो पैरेलल सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। एक दिन में तो अमेरिका को यहां से मुतबादल उसका बनाया नहीं जा सकता, ऐसा होता भी नहीं है। और ना ही आप एकदम से अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं जब उनकी फौज आपके मुल्कों के अंदर जब बैठी हुई है। और आज तक तो आप इसी फियर में थे कि वो आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो अब आप अचानक से उनके सामने खड़े हो नहीं सकते हैं। तो अब वो एक पैरेलल, ग्रेजुअल, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा रैपिड अंदाज के अंदर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब जरा हेडलाइंस देखते जाइए। अरब नेटो अब ये सवाल उठ रहे हैं, कुड इजराइल कतर स्ट्राइक एक्सेलरेट गल्फ चाइना मिलिट्री टाइज। अमेरिकन इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में यह है कि यहां से चाइना को आउट किया जाए। तो कतर पर हमले का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला है कि वो चाइना के मजीद करीब हो सकते हैं। और यही बात हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने इससे पहले की कि ये वो टर्निंग पॉइंट है कि इस तरह का वाकया अब से पहले कोई नहीं हुआ। वो कहते हैं कि डेकेड्स तक अमेरिका और यूरोप जो है वो सप्लाई करते रहे हार्डवेयर, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सिस्टम टू द अरब मिलिट्रीज। और एक और चीज वो सप्लाई करते रहे, और वो क्या है, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन भी अमेरिका और यूरोप बताएंगे अरबों को कि ईरान थ्रेट है, हमास थ्रेट है, फलाना थ्रेट है। असलिया भी देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि खतरा कौन है। डॉक्ट्राइन भी वो देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सऊदी न्यूक्लियर डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान जो है, इसने डोर खोल दिए हैं फॉर चाइना टू बिल्ड इट्स हुआलोंग 1
पावर रिएक्टर इन सऊदी अरेबिया। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की कि ये चाइना इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑन बोर्ड था, और ये एक ब्रिज है चाइना तक, उस यानी इस रीजन में चाइना का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ मुआहदा करना। तो इससे डोरवे हुआ है फॉर चाइना, जो हाईली सब्सिडाइज्ड 2 रिएक्टर जो है वो कराची में लगा चुका है, और इसकी वो फॉलो अप करना चाहता है। सऊदी अरेबिया में मल्टीपल यूनिट्स वो बनाना चाहता है। सऊदी अरेबिया, चाइना की ये ख्वाहिश है, और सऊदी अरेबिया को अब उसने जो है ऑफर किया है कि वो इस तरह के रिएक्टर्स और मल्टीपल जो है वो सऊदी अरेबिया में लगा सकते हैं। He has also given Saudi nuclear officials multiple opportunities. चाइना ने सऊदी अरेबिया को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि वो इस तरह के पावर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो वहां पर लगा सकते हैं, और एनीथिंग इससे हटकर कोई भी ऐसी चीज जो वेस्ट ने सऊदी अरेबिया को ऑफर की है वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं, वेपन्स, ये वो सारा, इससे हटकर भी वेस्ट जो आपको ऑफर कर रहा है उसी तरह की ऑफर जो हम आपको देने के लिए तैयार है। अच्छा जी, अब सऊदी अरेबिया जो है वो लेजर गाइडेड सिस्टम खरीदने जा रहा है चाइना का। सऊदी अरेबिया जो है वो साइलेंट हंटर रहा है, यानी वो काफी अरसे से पीछे लगा हुआ है किसके, लेजर सिस्टम के जो चाइना ने बनाया है, और ये एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए है। अब वहां पर एक मसला आ रहा है, और मसला यह है कि जो सऊदी अरेबिया का वेदर है उसके मुताबिक, यानी डस्ट और क्लाइमेट और सहरा, उसके मुताबिक सऊदी ऑफिशियल्स ने चाइना को कहा है कि वो अपने सिस्टम में तब्दीली करें फॉर देयर हॉट एंड डस्टी क्लाइमेट। हमारे वेदर के मुताबिक जो है अपने इस सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीली की जाए। तो लेजर सिस्टम जब वो खरीदने जा रहे हैं, ये एक अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा इकदाम है। सऊदी अरेबिया टर्न्स टू चाइना फॉर लो अल्टीट्यूड एयर डिफेंस। देखिए अमेरिका को और क्या चाहिए, यानी अमेरिका यहां पर बेसिस भी लेकर बैठा हुआ है, उन बेसिस के लिए इन मुल्कों से एक्सपेंस भी लेता है, फिर इन मुल्कों को असलहा भी बेचता है, ठीक है ना, इन मुल्कों को असलहा भी बेचता है जिससे अमेरिका को फायदा होता है। फिर यहां पर वो मौजूद है तो उसकी एक हेजेमनी कायम है, मल्टीपल फवायद है ना। तो उसमें वेपन एक बहुत बड़ी चीज है, वेपन इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज है कि एक खतरा क्रिएट करना फिर वेपन बेचना। तो अब अगर ये रियासतें जो अमेरिका की सबसे बड़ी पार्टनर हैं, अगर वो अमेरिकन वेपन्स नहीं ले रही हैं और चाइनीज वेपन लेने जा रही हैं, तो ये तो इस एम्पायर का सबसे बड़ा डिक्लाइन है। क्योंकि ट्रंप को आपने बार बार सुना कि वो कहता है कि हमारे इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो हमारे वेपन्स हैं वो सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि वॉर इकोनॉमी है, असलहा बेचा जाता है। सबसे बड़ा उनका जो आप कह लें कि कारोबार है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो वेपन इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो एक तो इसमें धचका है, दूसरा हेजेमनी में धचका है, तीसरा ट्रस्ट में धचका है कि वो अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अब जरा आगे चलिए, तो पुर्तगाल से बड़ी अनाउंसमेंट जब सामने आई है। पुर्तगाल ने अनाउंस किया है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। पुर्तगाल सेट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट इन लैंडमार्क संडे मूव। पुर्तगाल जो है वो बोल्ड रिकॉग्निशन जब करने जा रहा है फलस्तीन की, इन कमिटमेंट, किस चीज की कमिटमेंट है, जस्टिस की और प्रिंसिपल डिप्लोमेसी की, स्टार्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एग्जांपल फॉर द फेलो यूरोपीय यूनियन नेशंस। देखिए पुर्तगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूरोपियन जो यूनियन के मेंबर्स हैं तमाम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे फ्रांस बड़ी पार है, जर्मनी एक बड़ी पार है, नेदरलैंड एक बड़ी पार है, बेल्जियम एक बड़ी पार है जहां पर वो होस्ट करते हैं यानी कि हेडक्वार्टर्स को। सो पुर्तगाल एक बहुत बड़ी ताकत है, और जाहिर है उसकी भी हिस्ट्री है, जैसे बरतानिया ने कॉलोनीज बनाई, फ्रांस ने बनाई, डच आए, उस तरह पुर्तगाली भी आए, ठीक है ना, इन्होंने भी कॉलोनीज बनाई। तो इनकी भी एक हिस्ट्री है और बड़ा पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली और इन्फ्लुएंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंट्री है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, अमेरिका का प्रेशर सबके ऊपर है, और अमेरिका खुलकर ये कह रहा है कि हम इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उस सब के बाद अब देखना, कल जापान ने कहा कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे, हालांकि उनके अंदर से आवाज उठ रही है कि फलस्तीन को जब तस्लीम किया जाए, लेकिन चूंकि अमेरिकन फौज वहां पर बैठी हुई है तो अमेरिकन प्रेशर में उन्होंने कल कह दिया कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जब ये सारे मुल्क करेंगे ना तस्लीम, उसके बाद जो हवा क्रिएट होगी, उसके बाद जो एनवायरमेंट क्रिएट होगा, ये मुल्क जो नहीं भी कर रहे हैं उसके बाद फिर प्रेशर और बढ़ जाता है, और फिर कोई भी नेशन ये नहीं चाहती इस मौजूदा दौर में कि वो किसी जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर जब वो याद रखे जाएं। ये जो तमाम कंट्रीज हैं इनकी हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है, तो अब इस दौर में भी वो नहीं चाहते कि वो आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर जब याद रखे जाएं। उधर ब्राजील ने क्या किया है, ब्राजील ने वो किया है जो अभी तक कोई बड़ा मुस्लिम मुल्क भी नहीं कर सका है। ब्राजील जो है वो साउथ अफ्रीका का जो जेनोसाइड का केस है अगेंस्ट इजराइल, उसमें उसने बाकायदा जाकर ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है, यानी अभी तक किसी गल्फ बड़ी रियासत ने, टर्की ने, किसी और बड़े 57 कंट्रीज में किसी और बड़े मुल्क ने ऐसा नहीं किया है। तो ब्राजील फाइल्स इंटरवेंशन इन साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल। ब्राजील जो है उसने अनाउंस कर दिया था, जो ब्रिक्स का समिट हुआ था अभी ब्राजील के अंदर, लेकिन जाहिर है कि जो प्रोसीजर होता है, तो आज उन्होंने जो है वो फॉर्मली इसको ज्वाइन कर लिया है। आईसीजे, दो अदालतें ना, एक आईसीसी है,
जिससे वारंट्स निकले हुए हैं। एक दूसरी अदालत है जो यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे इंतजाम है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ स्टेट्स हो सकती हैं, इसके मेंबर सिर्फ स्टेट्स हो सकती हैं और स्टेट्स ही वहां पर जाकर फाइल कर सकती हैं। चूंकि अब देखना फलस्तीन कोई स्टेट नहीं है तो इसलिए वो अपना लॉ सूट वहां पर फाइल नहीं कर सकी, इसलिए साउथ अफ्रीका वहां पर गया। ये मामूली बात नहीं थी साउथ अफ्रीका को वहां पर जाना। तो ICJ में वो चले गए हैं। जेनोसाइड केस जो साउथ अफ्रीका ने फाइल किया है उसमें अब वो भी पार्टी बन चुके हैं अगेंस्ट इजराइल। अब देखना ये दुनिया के नेशंस कितने बड़े बड़े बोल्ड फैसले ले रहे हैं, क्योंकि यही कौमों की डिग्निटी होती है। आप मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वक्त बदलता है, तारीख में कोई भी ताकतवर बन जाता है, कोई भी कमजोर बन जाता है और तारीख में याद रखा जाता है कि किसका बिहेवियर जो वो क्या था और फिर आगे आपकी अजमत जो है वो वैसे ही याद रखी जाती है। तो वैसे भी आप अपने लोगों को क्या पैगाम देखें, लोग तो मासूम होते हैं ना। आप गजा जैसे जुल्म को सपोर्ट करके अपने लोगों को में क्या नफ्सियात जो है वो आगे डिलीवर कर रहे हैं, क्या नफ्सियात उनमें कन्वे कर रहे हैं एक ऐसे जुल्म को सपोर्ट करके। तो इसके साथ एक और काम यह हुआ है कि सऊदी अरेबिया, फ्रांस और नॉर्वे और स्पेन ने फंड रेजिंग कैंपेन शुरू कर दी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए, वेस्ट बैंक के लिए। वेस्ट बैंक का जो सारा एक्सपेंस है, उसके जो टैक्स हैं वो इजराइल कलेक्ट करता है, फिर फलस्तीनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है और उससे वेस्ट बैंक के जो मामला चलते हैं। अब पिछले कई महीनों से समुद्रज ने फलस्तीनी अथॉरिटी के फंड्स रोक रखे हैं, जिससे पूरे वेस्ट बैंक की जो इकोनॉमी है वो ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स चली गई है। यानी उस टैक्स से पूरे वेस्ट बैंक की इकोनॉमी चलती है, पूरे वेस्ट बैंक के मामला चलते हैं, वो उन्होंने रोक रखे हैं। तो वो बिल्कुल कोलैप्स के ऊपर जा चुके हैं। और ज़ाहिर है कि फलस्तीनी अथॉरिटी की जो दूसरे मुल्कों के अंदर जो उनके सफारत खाने हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, डिप्लोमेटिक सेंटर्स हैं, उनका भी एक्सपेंस अफोर्ड नहीं हो पा रहा। तो एक ओवरऑल कोलैप्स फलस्तीनी अथॉरिटी का हो रहा है। तो इसके लिए ये 4 मुल्क जब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होने जा रहा है इसमें वो डिमांड करेंगे कि ये फंड जारी किए जाएं। प्रिवेंटिंग द कोलैप्स जो है वो जरूरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट। इसमें अमन के लिए ये कोलैप्स रुकवाना जरूरी है। सऊदी अरेबिया, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन ने एक लेटर लिख दिया है पोटेंशियल डोनर कंट्रीज को कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो और इसमें एक तो मुतालबा किया जाएगा कि वो फंड्स जारी किए जाएं। अगर इजराइल सबके बावजूद जारी नहीं करता तो फिर ये तमाम मुल्क जो हैं वो फलस्तीनी अथॉरिटी को फंड करेंगे। अगर इजराइल वो फंड जारी नहीं करता तो ये अपनी जेब से यानी डोनर कंट्री जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स हैं, फाइनेंशियल ये जो मामलात हैं, इसकी वजह से द फेलियर ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से ये जो कोलैप्स हो रहा है और जो वो इकदाम उठा रहे हैं, इसको हम किसी सूरत जब नहीं होने देंगे और इसको हम जब वो फंड करने जा रहे हैं। तो आप नाज़रीन देखेंगे आने वाले सालों में फ्रांस एक बड़ा इंफ्लुएंस रखता होगा मिडिल ईस्ट में। फ्रांस की जो इमेज है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी अच्छी होगी और ओवरऑल 57 कंट्रीज के अंदर जो बड़ी अच्छी होगी। बरतानिया से भी ज्यादा और अमेरिका से भी ज्यादा फ्रांस की इमेज है वो अच्छी होने जा रही है, क्योंकि इस सारे मामले में गजा पर और बाकी मामलात के अंदर फ्रांस का जो रोल रहा है, जिस तरह से उन्होंने इजराइल को कंडेम किया है, जिस तरह से वो इजराइल के खिलाफ जितना भी खड़ा हो सकता है, तो उसकी पॉलिसी डिफरेंट रही है बाकी सबकी निस्बत। जो है ईरान पर भी हमले में फ्रांस ने थोड़ा सा यानी इनसे डिफरेंट स्टांस लिया था कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है जो अमेरिका और इजराइल ने किया और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और फ्रांस के साथ इनकी एक पुरानी भी है, इजराइलियों की ना फ्रांस के साथ एक पुरानी इनका मामला है। और जब यहां पर ये आ रहे थे पहली वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इन्होंने बाकायदा ये कहा था कि बरतानवी फौज यहां पर आएगी, फ्रांसीसी फौज नहीं आएगी। तो फ्रांस के साथ इनका एक पुराना झगड़ा चल रहा है। तो खैर फ्रांस जो है ना वो एक राइट डायरेक्शन में यहां पर है और अमेरिका बाद में लिखा जाएगा ज़ाहिर तारीख में कि अमेरिकन इन पॉलिसीज की वजह से उसका इन्फ्लुएंस जो मिडिल ईस्ट में डिक्लाइन हुआ। अब जनाब अली जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसने यमन को धमकाया है, कीमत चुकानी पड़ेगी, फलां होगा फलां होगा, और हम सना के अंदर जब झंडे गाड़ेंगे। तो अंसारुल्लाह ने जवाब दिया है कि रिवाइव द इलात फर्स्ट बिफोर फ्लाइंग फ्लैग्स इन सना। यहां यमन में झंडे गाड़ने से पहले जरा जो तुम्हारी इलात है उसको जो हमने तबाह किया, पहले वहां पर तो अपना झंडा जाकर लगा के दिखाओ। इजराइल का थ्रेट टू फ्लाई द इजरायली फ्लैग्स इन यमन कैपिटल सना। तो उसका जवाब यमन ने दिया है कि पहले जरा इलात को देखो, उसका हशर क्या हुआ पड़ा है। ट्रंप से सवाल हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी है कि जेनोसाइड हो रही है गजा में, तो इस पर तो आपको इकदाम उठाना चाहिए। आगे से ट्रंप कहता है मैंने तो वो रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो अक्टूबर 7 को हुआ वो जेनोसाइड था। ये ट्रंप का बयान है, कहता वो पता नहीं होगी रिपोर्ट, मैंने तो नहीं देखी कि यूनाइटेड नेशन ने कोई रिपोर्ट जब जारी की है। 65,000 ऑफिशियल फलस्तीनी जब शहीद हो चुके हैं, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं। 20,000 से ज्यादा बच्चे, 20,000 प्लस बच्चे जब इसमें शहीद हो गए। ये ऑफिशियल नंबर है और अनऑफिशियल नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और जितनी बेदर्दी से बच्चों को मारा गया है इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और स्नाइपर्स ने बरहरास बच्चों के फेस के ऊपर गोलियां मारी हैं। तो ये ट्रंप कह रहा है कि जो अक्टूबर 7 को हुआ वो जेनोसाइड था, जिसमें इजरायली फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ये तस्लीम कर चुका है कि हमने हनीबाल डायरेक्टिव जो है इस्तेमाल किया, यानी अपने लोगों को खुद ही मारा। ये वो एक्सेप्ट कर चुका है और
इजरायली मीडिया में ये बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं। तो इस डबल स्टैंडर्ड्स के साथ, इस इनजस्टिस के साथ इस दुनिया का निजाम नहीं चल सकता है। खैर, दुनिया में कभी इंसाफ रहा भी नहीं, ये बात भी ठीक है, लेकिन अब तो ये तो हाइट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड्स है ना, इतना इनजस्टिस, सबको कॉर्नर कर देना। अब जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, यानी अब ईरान के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसके जो कॉरिडोर्स बनने थे आगे पीछे वो सैंक्शंस लग गई हैं। तो अब मुल्कों को ब्रॉडर स्टांस लेकर जब वो या तो ईरान के साथ खड़े होना है, और चाइना और रशिया ने कहा कि हम खड़े हैं, तो फिर वो जो पैरेलल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी तरफ मुल्क बढ़ेंगे। तो सीरिया के अल शरा जो है वो कह रहे हैं कि हम नियर हैं यूएस डील विद इजराइल, वॉन्स ऑफ रिस्क, खतरा बहुत ज्यादा है लेकिन हम एक डील के करीब पहुंच सकते हैं। वेनेजुएला जो है और जो कैरेबियन रीजन है, जो लैटिन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन रीजन है, वहां पर अमेरिका ने जंग लॉन्च कर दी है। अभी वहां से मजीद डेंजरस खबरें सामने आ रही हैं। कुछ देर पहले अमेरिका ने एक और वेनेजुएला की कश्ती के ऊपर अटैक किया है, जिसमें मजीद लोग जब मारे गए, और ट्रंप ने खुद अनाउंस किया ये तीसरी कश्ती है जिसको निशाना बनाया गया वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर, और वेनेजुएला की कश्ती। तो ये तो एक जंग है, देखें हर जंग का एक पैटर्न होता है ना, तो यहां पर वो जंग शुरू कर चुके हैं, और उसमें अब ये पैटर्न ये समझ आ रहा है कि वो इस तरह से वेनेजुएला का मुहासरा करेंगे। अब वो कश्तियों को निशाना बना रहे हैं, जहाजों को निशाना बना, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा देखिए, जब एक फौज आपके वाटर्स में आ चुकी है, आपके बॉर्डर्स के ऊपर आ चुकी है, आपके लोगों को निशाना बना रही है, और आगे से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो गवर्नमेंट जो है वो कमजोर साबित होगी। वैसे भी अमेरिका जब अंदर से रिवोल्ट करवाने की कोशिश कर रहा होगा, और ऊपर से गवर्नमेंट को ह्यूमिलिएट कर रहा होगा बार बार, तो यही तो पैटर्न है। और इससे फिर अगर गवर्नमेंट नहीं गिरी तो वो मजीद आगे बढ़ेंगे, फिर हमला करेंगे। लेकिन जंग जो है ना, ये शुरू हो चुकी है, ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन जंग का पैटर्न डिफरेंट है। जैसे अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया था, ये वैसा नहीं है, वो आगाज कहीं और से कर रहे हैं। ट्रंप अनाउंस थर्ड स्ट्राइक ऑन एलिजेड नार्को वेसल इन कैरेबियन। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, वो ड्रग्स का नाम ले लेकर जो है वो वेनेजुएला के लोगों को मार रहे हैं, जिसमें वेनेजुएला ने बताया है कि ये तो हमारे माहीगीर हैं। और कैरेबियन जो डेलीगेशन है, और इसमें खासकर क्यूबा के हाई ऑफिशियल जब वहां पर पहुंचे हैं, और मडोरो ने बताया है कि आवर पीपल आर फेसिंग वॉर। मडोरो टू क्यूबन डेलीगेशन, वेनेजुएला और क्यूबा जो है वो कन्फ्रंट कर रहे हैं एक मल्टी फैसेटेड वॉर, ऑफन रेफर्ड एज अ हाइब्रिड वॉर। सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, मुहासरा भी है, अब बरह रास्त भी हमले शुरू हो गए हैं। वी आर फाइटिंग फॉर द लव एंड ग्रेट ऑफ द नेशन। डेमोक्रेट्स एक बिल लेकर आए हैं टू हाल्ट ट्रंप स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला, कि वेनेजुएला के ऊपर जो हमले हैं वो रोके जाएं। ये डेमोक्रेट्स है बिल लेकर आए, ये कितना इफेक्टिव है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वेनेजुएला के ऊपर एक तरह की जंग शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रखा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।